हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों, आज जो है हम इसके दूसरे भाग जो है व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 11वीं के लिए है। इसमें देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत। कि उसमें देखेंगे वर्तमान काल में औद्योगिक, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में व्यावसायिक संगठनों पर सरकार का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है आपको। तो यहाँ पर पूरा जा रहा था बच्चों की इसी का जो है संगठन का सरकार का अधिक नियंत्रण रहता है इसमें। इसी कारण सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है। प्राचीन काल में स्थिति भिन्न होती थी। पहले जो होता था उसका अलग ही होता था। शांति, सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना सरकार का मुख्य कार्य था। आज जो है इनके कार्य विविध एवं अनेक हो गए हैं। आज मतलब उसका कार्य जो है बढ़ गया बच्चों। इसमें बताया गया है आपको कि विशेषता सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अनेक कार्यों में वृद्धि हुई है आज। जो इसके कारण जो है सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न उपक्रमों का प्रतिभार हुआ गया। मतलब दिनों दिन आज की क्या है, बढ़ते ही जा रहा है सार्वजनिक क्षेत्र का, है ना। तो भारत में सन 1990 तक सार्वजनिक क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार हुआ था। पर सन 1990 के बाद सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में कमी करते उसमें उदारीकरण लागू कर सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर अंकुश लगाया गया। भारत सरकार जो प्रारंभ से सार्वजनिक उपक्रम के पक्ष का धार रही, मतलब उन्हीं का जो है नींव रखा गया है। तो अगला फर्स्ट नंबर देखेंगे। सरकार की यह धारणा रही कि कुछ उद्योग जैसे कि अस्त्र शस्त्र निर्माण, रेल एवं वायु परिवहन, डाक एवं तार, आकाशवाणी आदि को शासनाधीन रहना राष्ट्रीय हित में ही होगा, ऐसा करके इसमें बताया गया है। दूसरा है आधारभूत उद्योगों एवं सेवाएं शासन के अधीन हो, जिससे सरकार का आर्थिक क्रिया पर पूर्ण नियंत्रण रख सके। तीसरा है ऐसा उद्योग जो राष्ट्र के हित लिए आवश्यक है, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में लाभ न होने के कारण तथा अधिक पूंजी की आवश्यकता के कारण निजी क्षेत्र जो बताया गया यहाँ पर बच्चों, निजी उद्यमी प्रारंभ करना नहीं चाहते। इन उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में ही रखा जाए, इसको पहले बता चुका हूँ, ध्यान रखेंगे। 1948 में राष्ट्रीय औद्योगिक नीति घोषणा की गई और सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को स्वीकार किया गया। सन 1956 की संशोधन की औद्योगिक नीति क्षेत्र को और अधिक महत्व प्रदान किया गया था। इससे पहले आपको बता चुका हूँ। तो इससे आगे देखेंगे जो अर्थ जो बताया था, सार्वजनिक उपक्रम का आशय ऐसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपक्रम से जिनका स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के अधीन होते हैं। हमको बताया था इससे पहले, इसलिए सार्वजनिक उपक्रम को सरकारी उपक्रम कहा जाता है। सरकारी स्वामित्व एवं प्रबंधन के अंतर्गत संचालित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों को सरकार उपक्रम या लोक उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र आदि नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसमें परिभाषा आप दिए एक तो बता देता हूँ, बाकी आप देखेंगे बच्चों। इसमें से SS खेरे के अनुसार जो बताया, सार्वजनिक उपक्रम का तात्पर्य औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आर्थिक क्रियाओं के लिए केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, ये दोनों का संयुक्त संचालन होता है। मतलब इनका सभी चीज़ का संचालन जो होता है केंद्र और राज्य जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखते हैं इसी प्रकार जो सार्वजनिक उपक्रम में ध्यान देंगे। पहला नंबर औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावहारिक उपक्रम। दूसरा जो है उपक्रम का स्वामित्व, प्रबंधन और संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार, स्थानीय संस्थाओं या अन्य लोक संस्थाओं के अधीन होता है। अगला देखेंगे बच्चे, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के लक्ष्य विशेषता। पहले राजकीय स्वामित्व, मतलब जो भी कार्य होता है इसमें राजकीय स्वामित्व होता है। तो स्वामित्व पूर्णतः सरकारी और मिश्रित होता है यहाँ पर। दूसरा है सेवा का उद्देश्य, मतलब उपक्रमों की स्थापना एवं संचालन का उद्देश्य लाभार्जन नहीं होता, जैसे सेवा भावना मुख्य होता है इसमें, है ना। तो जैसे देखेंगे सार्वजनिक उत्तरदायित्व, संपूर्ण उत्तरदायित्व सरकारी या लोक सत्ता पर ही होता है। हम देखते हैं आजकल जो भी है। तो अगला देखेंगे विभिन्न स्वरूप, मतलब सरकारी उपक्रमों को संचालित करने के लिए या चलाने के लिए विभिन्न स्वरूप होते हैं, या विभागीय आधार या निगम के रूप में, या मंडल या नियंत्री कंपनी के रूप में कार्य करता है, जो सरकार के अधीन कहा जाता है। दूसरा है व्यापक क्षेत्र। इसका क्षेत्र व्यापक तथा अंतर्राष्ट्रीय होता है। कम से कम क्षेत्र राष्ट्रीय आवश्यक होता है बच्चों। अगला देखेंगे कल्याणकारी प्रबंधक, मतलब कल्याणकारी प्रबंधक राजकीय उपक्रम की विशेषता है। इसमें श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शोषण नहीं होता है। वित्त का प्रबंधन जो होता है सार्वजनिक उपक्रम के लिए प्रारंभ में सरकारी स्रोतों से वित्त का प्रबंध किया जाता है। सरकार अपने कोष से आर्थिक मदद करती है, बाद में स्वयं वित्त की पूर्ति एवं प्रबंधन करना शुरू करती है। अगला देखेंगे बच्चों सरकारी नियंत्रण एवं प्रबंधन। तो सार्वजनिक जो है उपक्रम पर सरकार का नियंत्रण एवं प्रबंधन होता है। कोई भी उपक्रम केवल स्वामित्व के कारण सरकारी उपक्रम नहीं माना जाता है, उनका नियंत्रण एवं प्रबंधन भी सरकार के अधीन होना आवश्यक है। एकाधिकार प्रवृत्ति, मतलब ऐसे उपक्रम एकाधिकारी की परिस्थिति में संचालित किया जा सकता है, उसके देखरेख में किया जा सकता है। दूसरा है सरकारी नियमों का बंधन, मतलब जो है उपक्रम का संपूर्ण कार्य जो सरकारी नियमों के अनुसार संचालित होता है, इसमें सरकार का क्या होता है, अनुबंध रहता है, नियम।
अगला देखेंगे सार्वजनिक उपक्रम के गुण या लाभ। सार्वजनिक उपक्रम के गुण या लाभ दिया गया है बच्चों यहाँ पर। इसमें बताया गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों से मुक्त प्रदान करना इसका मुख्य गुण था, मतलब ये पूंजीपति के स्वभाव में मत रहे, मतलब ना रहा है इसमें। दूसरा है आधारभूत एवं जन उपयोग उद्योग की स्थापना में विकास के सार्वजनिक क्षेत्र को उपयोग किया जाए, जो है सभी के लिए। तीसरा है अधिक जोखिम वाले एवं अधिक पूंजी वाले उद्योग की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में संभव है, क्योंकि निजी क्षेत्र ऐसे उपक्रमों को प्रवेश करना नहीं चाहते, इसमें मतलब शामिल नहीं होते यहाँ पर। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन होता है, मतलब वहाँ पर जो भी प्राकृतिक साधन उसका समुचित उपयोग किया जाता है। पांचवा है निजी क्षेत्र के एकाधिकार मनोवृत्ति पर रोक हो रहता है यहाँ पर, और सामान्य जनता शोषण से बच सके यहाँ पर। अगला ये छठवां सार्वजनिक उपक्रम का ध्यान सदैव क्षेत्रीय संतुलन पर होता है। क्षेत्र के द्वारा वे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर जोर देते हैं, जबकि निजी क्षेत्र सुविधाओं पर ध्यान देते हैं। सातवां देखो सरकार आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है, अतः उपक्रमों का विकास होता है और विकास की दर में वृद्धि होता है। आठवां देखो श्रमिकों का शोषण नहीं होता है, वरना उनके हितों की रक्षा होती है। यहाँ पर शोषण नहीं होता, जबकि निजी क्षेत्र में इसका शोषण होता है। नौवां है रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। बेरोजगार देश का सबसे बड़ा आर्थिक अभिशाप है, मतलब यहाँ देश का सबसे बड़ा क्या है अभिशाप, बेरोजगारी। तो अगला देखें 10वां सार्वजनिक उपक्रम का उद्देश्य लाभ अर्जन नहीं होता, वरन सेवा का भाव किया जाता है, आवश्यक वस्तु उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जाता है। अगला है अन्य लाभ के अंतर्गत सरकार को सार्वजनिक उपक्रम से भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है। विभिन्न प्रकार के कर तो प्राप्त होते ही साथ लाभांश भी मिलता है उसमें। जन कल्याण में वृद्धि, मांग एवं पूर्ति में सामंजस्य, निर्यात वृद्धि आदि पर लाभ प्राप्त होते रहते हैं यहाँ पर। उपयुक्त लाभों के अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रम आर्थिक विषमता दूर करने, अकुशल इकाइयों का उन्मूलन करने, मांग पूर्ति में संतुलन बनाए रखने, विदेशी सहयोग एवं तकनीकी के आयात करने, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा स्वस्थ जो है औद्योगिक वातावरण की स्थापना करने के लिए भी सार्वजनिक उपक्रमों का उपयोग होता है यहाँ पर, और नियोजित अर्थव्यवस्था की सफलता का आधार होता है। तो अब अगला देखेंगे बच्चों पर ध्यान देंगे सार्वजनिक उपक्रम के दोष या हानि। सार्वजनिक उपक्रम के दोष क्या होता है, जैसे प्रबंध संचालन में लालफिताशाही अर्थात सही वक्त में कार्य करने, त्वरित निर्णय ना लेने की प्रक्रिया, मतलब यहाँ पर सही समय पर प्रबंध नहीं हो पाता है। अपन लालफिताशाही मतलब यहाँ पर कुछ भी काम से क्या है जी चुराना यहाँ पर। अगला है यहाँ पर ये अकुशल प्रबंध व्यवस्था, क्योंकि कार्य करने वाला वैतनिक वेतनकारी कर्मचारी होते हैं तो उनमें प्रेरणा का अभाव रहता है यहाँ पर, जो लग गए वहीं पर उसको काम को करते रहता है। तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती इसमें किसी प्रकार की, क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है यहाँ पर। अगला देखेंगे पांचवा, प्रायः देखा गया है कि सार्वजनिक उपक्रम में भ्रष्टाचार अधिक होती है, सभी को मालूम बच्चों यहाँ पर। तो पांचवा देखेंगे व्यक्तिगत प्रेरणा का अभाव, मतलब इसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत प्रेरणा का अभाव वहाँ पर नहीं मिलता है। विभिन्न विकेंद्रीकरण का अभाव रहता है यहाँ पर। राज्य के एकाधिकार का दोष, पहल शक्ति एवं स्वायत्तता का अभाव होता है यहाँ पर। अब देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन में कहा गया है कि सार्वजनिक उपक्रम को विभागीय प्रबंधन के दोष जो है सर्वविदित है। ऐसे उपक्रम के सफलतापूर्वक संचालन के लिए इनके प्रभारी अधिकारियों को प्राप्त प्रेरणा एवं त्वरित निर्णय का आधार देना आवश्यक है, मतलब उनको कार्य के लिए क्या करना चाहिए, समन्वित करना चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित उपक्रमों के दो से गुण होते हैं, दोनों हैं। भारत के लिए ना तो ये उग्र समाजवादी उपयोगी है, ना ही उग्र पूंजीवादी, दोनों का सम्य एवं सामंजस्य आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व देने का दुष्परिणाम देश को भुगतना पड़ता है। अब आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाना पड़ा। भारत में दोनों क्षेत्रों का समान महत्व प्रदान करना आवश्यक है। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर यहाँ पर बताया गया है। निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर में क्या होता है, देखो स्वामित्व, मतलब इसका जो होता है निजी क्षेत्र में उद्योगपति के हाथ में होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में जो सरकार के पास होता है। नियंत्रण, इसका संचालन नियंत्रण जो है पूंजीपतियों के हाथ में होता है। इनका नियंत्रण संचालन किसके द्वारा होता है, सरकारी के द्वारा। लाभ, यहाँ व्यक्तिगत लाभ को महत्व दिया जाता है, वही उद्योगों पर उद्योग व्यापार का आधार होता है, इसमें सामूहिक लाभ को महत्व दिया जाता है। शोषण, यहाँ पर बेरोजगारी और शोषण का सदैव भय बना रहता है, इसमें बेरोजगारी शोषण से मुक्त रहा जाता है। इसमें देखो उपभोक्ता का प्रमुख जो होता है, उपभोक्ता को प्रमुख स्थान दिया जाता है, क्योंकि उसकी मांग के अनुसार उत्पादन किया जाता है। इसमें उपभोक्ता को सर्वोपरि नहीं होता है, राष्ट्र हित को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है इसमें राष्ट्र के लिए। इसमें व्यापार का नीति जो होता है, स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई जाती है, इसमें स्वतंत्र व्यापार की नीति नहीं अपनाई जाती है। उत्पादन जो बताया गया, उत्पादन का ढंग जो होता है, उत्पादन बाजार में मांग के अनुसार होता है। इसमें अधिक उत्पादन या कम उत्पादन का भय बना रहता है, कभी ज़्यादा कभी
कम। अगला देखें गोपनीयता, व्यापार क्षेत्र में गोपनीयता बनी रहती है, इसमें गोपनीयता नहीं रहती क्योंकि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर कार्य सौंपा जाता है। यहाँ पर सार्वजनिक सामाजिक कल्याण, इसमें जो है सामाजिक कल्याण पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि यहाँ पर सामाजिक दोषों से ग्रस्त रहता है यहाँ पर, जबकि सामाजिक कल्याण पर इसमें ध्यान दिया जाता है बच्चों। अगला देखें राजनीतिक प्रभाव से मुक्ति, इसमें अधिक जो है राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहता है, इसमें राजनीतिक दलों का प्रभाव अधिक रहते हैं। अब देखेंगे निजी क्षेत्र के उपक्रम के स्वरूप। यहाँ पर बताया निजी क्षेत्र के संगठनों पर स्वामित्व व्यावसायिक उद्यमी का होता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि व्यावसायिकी इकाइयों को निम्न स्वरूप में संगठित कर सकते हैं। एकल स्वामित्व, संयुक्त हिंदू परिवार, साझेदार, संयुक्त पूंजी, सहकारी समिति। इसमें क्या होता है, व्यावसायिक उपक्रम के इन 5 प्रकारों का विस्तृत विश्लेषण जो है पूर्व अध्याय में किया जा चुका है। अगला देखेंगे यहाँ पर बच्चे देखेंगे अपन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वरूप। अब तो निजी था, अब सार्वजनिक देखेंगे। इसमें बताया गया जो सरकार का स्वामित्व रहता है, इसमें इसका संगठन का स्वरूप जो किया जाता है, इसमें बताया गया पहला विभागीय उपक्रम होता है ना। दूसरा है संवैधानिक जो है वैधानिक नियम जो होता है, और तीसरा सरकारी कंपनी। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपयुक्त तीनों स्वरूपों से कार्य की प्रवृत्तियों और राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्य, उत्पादन, सेवाएं किसी एक उपक्रम को सौंपा जाता है। तो इस प्रकार बताया गया है, प्रत्येक विवेचना हम इस प्रकार क्रमशः कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इसमें विभागीय भंडार के अंतर्गत बच्चों इसमें थोड़ा सा, फिर आज देखें आशा इसमें विभागीय उपक्रमों को राजकीय उपक्रम भी कहा जाता है। ध्यान रखना आपको, विभागीय उपक्रम को राजकीय उपक्रम भी कहा जाता है। इनका पूर्ण स्वामित्व नियंत्रण सरकार के पास ही रहता है। अन्य शब्दों में इन्हें शासकीय उपक्रम भी कहा जाता है। सार्वजनिक संगठन का यह एक पुराना स्वरूप है। इस उपक्रम की आवश्यकता ऐसे उद्योग में होती है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता होती है अथवा इन उपक्रमों के कार्य की जानकारी गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक होती है। विभागीय का कार्य संचालन उच्च अधिकारी प्राप्त अधिकारी द्वारा किया जाता है। लिंग के अनुसार बताया गया है, प्रबंध के लिए विभागीय व संगठन सही अर्थ में एक सोपनीय संस्था है। इस कार्य के लिए उसका अध्यक्ष मंत्री होता है, जो मंत्रिमंडल और सांसद के प्रति उनके कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। इस विभाग का प्रशासनिक स्वाभाविक रूप से विभाग के वरिष्ठ लोक सेवकों के हाथ में रहता है ना। और वित्तीय नियंत्रण राजकीय निधि या कोष के अधीन रहता है। प्रमुख विभागीय संगठनों में रेलवे, डाकतार जो होता है, सिक्योरिटी पेपर मिल, तारा जो है, एटॉमिक पावर सेंटर, कोलार गोल्ड माइंस एवं इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग के आदि प्रमुख विषय है इसमें बताया गया। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर विभागीय उपक्रमों की विशेषताएं। गुड डे आज के लिए बच्चों।